हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं हाई राइडर लेके आया हूँ रिव्यू के लिए। ये गाड़ी हमारे चैनल पे पहले आ चुकी है, लेकिन तब सिर्फ 1000-2000 किलोमीटर ही चली थी और वो एक इनिशियल रिव्यू था, ओनरशिप रिव्यू था। और मैं बात कर रहा हूँ अभी हाई राइडर हाइब्रिड की। टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है वी, और तब बहुत कम चली थी। अब जो हमारे ओनर है उन्होंने इस पर बहुत लंबे लंबे ट्रिप मार लिए हैं और ये चल भी चुकी है 11,000 किलोमीटर। इसकी 2 सर्विस भी हो चुकी हैं, 5,000 वाली, 10,000 वाली। तो हम सब जानते हैं कि उनका कितना खर्चा आया, इन्होंने लॉन्ग ट्रिप पे क्या एवरेज निकाली, सीट कंफर्ट कैसा है, एसी की परफॉर्मेंस कैसी रही धूप में, और 360 डिग्री इनके कितने काम आया पार्किंग वगैरह में। तो ये सब हम जानते हैं। तो जी क्या हाल है? बहुत बढ़िया भाई। तू बता कैसे है? बस मैं भी बढ़िया हूँ। आज आप पकड़ में आए हो बहुत दिनों बाद। हाँ। आप रहते नहीं यहाँ पे, बड़े बड़े अगर ट्रिप पे निकल जाते हो। रहता तो मैं यही हूँ, बस ये कि हाँ थोड़ा ट्रिप पे भी निकल गए थे हम्म। और थोड़ा काम में भी बिजी हो गए थे। हाँ, तो जैसे आपने अभी ये 11,000 चला दी है, हम्म। लेकिन उससे पहले मैं जाऊँगा बैक में, क्योंकि कई लोगों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी होगी। तो मैं ये हाँ पूछना चाहूँगा, आपने हाइब्रिड हाई राइडर क्यों चूज़ करी? यार, इस रेंज में मेरे पास और भी मल्टीपल ऑप्शंस थे। हाँ जैसे कि मतलब ये मेरे को 22 लाख की पड़ी थी। हाँ तो इस रेंज में तो क्रेटा का टॉप भी आ रहा था, एक्सयूवी का EX5 वेरिएंट वगैरह, हाँ। बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। स्कॉर्पियो इनका भी Z8 सेलेक्ट वगैरह आ रहा था। बट मेरी प्रेफरेंस थी कि मेरे को एक तो पेट्रोल गाड़ी चाहिए, ठीक है। ऑटोमेटिक चाहिए, हम्म। और तीसरा माइलेज चाहिए। चौथा साथ में सेफ्टी। मुझे पता था इस गाड़ी की डिसेंट सेफ्टी है, क्योंकि ये ब्रेजा वाले प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, ग्लोबल सी पे। तो ये 4 स्टार तो एनी हाउ है ही, और 6 एयर बैग वगैरह सब कुछ है ही। और मैं थोड़ा ठीक ठाक गाड़ी चलाता हूँ, ऐसे देख दाख के चलाता हूँ, ऐसे नहीं कि बस पेलनी है मुझे गाड़ी। मुझे माइलेज चाहिए तो ऑब्वियसली आराम से ही चलाता हूँ मैं। तो चलो, ये इससे हमें ये क्लियर हो गया कि आपने एक्सयूवी और स्कॉर्पियो क्यों नहीं ली, क्योंकि पेट्रोल में तो उनकी कुछ एवरेज है नहीं। पेट्रोल में वो माइलेज देती नहीं, 6-7-8 लोकल में, और डीजल पे वो माइलेज देती है। पर डीजल में मैं अपनी पिछली गाड़ी का दुख अभी तक नहीं भुला पा रहा हूँ कि पोलो बेची थी मैंने 10 साल वाले रूल के चक्कर में। हाँ। वो गाड़ी मेरी 15 साल और चल जाती, बट वो मुझे बेचनी पड़ गई सिर्फ और सिर्फ यहाँ NCR के रूल के चक्कर में। तो डीजल तो मेरा कैंसिल था। तो वो क्रेटा में भी डीजल नहीं ले सकता था मैं, सेल्टॉस पेट्रोल में भी में नहीं तो ले सकता उसमें था। भी एवरेज पेट्रोल नहीं में है। उनमें भी 10-11 से ऊपर माइलेज नहीं है। एवरेज नहीं है मन उनमें। मेरा जबकि वर्टस लेने का था, मेरी फेवरेट कार VW वर्टस है। अच्छा। वो भी माइलेज नहीं देती, इसलिए मुझे उसको भी ड्रॉप करना पड़ा फॉर द टाइम बीइंग। ठीक वो है। बाद में कभी सोचेंगे, पर अभी मुझे गाड़ी फ्यूल इकोनॉमी वाली चाहिए थी, और ऑटोमेटिक चाहिए थी। ऑटोमेटिक चाहिए थी। ठीक है। तो ये तो आपकी रिक्वायरमेंट होगी और आपने उस हिसाब से गाड़ी ले ली। हम्म। तो अच्छा, तो ग्रैंड विटारा में भी हाइब्रिड आता है, तो इसका क्या रीज़न था कि आपने टोयोटा की हाई राइडर पकड़ी? यार दोनों गाड़ियां हाँ हाइब्रिड आ रही हैं, दोनों साथ मिल के ही बना रहे हैं, टोयोटा और हाँ। ग्रैंड विटा, ये क्या, मारुति वाले। लेकिन मेरे को हाई राइडर इसलिए पसंद आई, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक्स। ठीक है। मेरे को ये ज़्यादा सुंदर लगती है उससे। दूसरी चीज़ की क्या कहते हैं अपना, ये जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है टोयोटा की है। ठीक है। कैमरी वगैरह में बहुत सालों से, प्रियस वगैरह में बहुत सालों से, विदेश में भी आ रही थी, अपने देश में भी कैमरी तो 10-15 साल से आ रही है हाइब्रिड ठीक वाली। है। तो मुझे था कि कल को अगर इनका टाइप खत्म भी होता है, मारुति और इनका टोयोटा का, तो भी मेरी गाड़ी सर्विस वगैरह हो जाएगी और इंजन से रिलेटेड सारे पार्ट्स वगैरह मिल जाएंगे ठीक मुझे। है, सही बात है। हाँ, तो ये अच्छा। एक कारण था कि मैंने टोयोटा से ली, और सुंदर भी मुझे टोयोटा वाली लगती है, और जबकि एक ये बात। मेरे को महंगी पड़ी ग्रैंड अच्छा। विटारा से। ओके। और मेन बात तो ये भी है ना कि सर्विस कराने जाओ तो मारुति पे बहुत भीड़ है, नेक्सा पे। भाई और वो वाला पॉइंट मेरे से छूट गया, आपने उठा लिया, लेकिन वो एक्चुअल में बहुत बड़ा पॉइंट है अगर कोई कंसिडर करे ना, क्योंकि मैं। क्योंकि मैं एक बार मतलब एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे मेरे पास बलिनो भी है, तो मैं नेक्सा पे सर्विस कराने जाता हूँ तो मुझे लगता है मेला लग रहा है वहाँ पे। मतलब वो क्या कर रहे हैं पीछे, कुछ नहीं पता पता आपको। नहीं। हाँ। मतलब आपको पता भी, यार देख भी लोगे, बट वहाँ पे यार अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर मारुति के शोरूम में 100 गाड़ियाँ हैं तो इनके शोरूम में सिर्फ 15 गाड़ियाँ हैं। हाँ। तो अब वर्कफोर्स भी मान लो चाहे कम होगी, लेकिन अटेंड कर पाती हैं आपकी गाड़ी को प्रॉपर तरीके से ये तो यहाँ है। पे। कस्टमर का ट्रीटमेंट भी मतलब बढ़िया रहता है। हाँ डेफिनेटली बहुत बढ़िया रहता है। तो मैं पहले तो एक ही सर्विस कराई थी, फर्स्ट सर्विस वाली, उसमें तो कुछ नहीं होता, वॉशिंग वॉशिंग करके और ये हाँ। सब दे देते हैं। अब सेकंड सर्विस भी हो गई 5,000 वाली, 10,000 वाली भी हो गई, तो मुझे यही समझ आया कि ये अटेंड बहुत अच्छे से करते हैं, सर्विस वगैरह बहुत बढ़िया से करते हैं, टाइम देते हैं आपकी गाड़ी को प्रॉपर, उसकी कोई कमी पेशी है वो भी देखते हैं, और आपको टाइम नहीं लगता यार। मतलब ये कहूँ कि मैं सुबह गया हूँ और शाम को गाड़ी सर्विस करा के आया हूँ, ऐसा नहीं है। मैं 1-2 बजे के आसपास जाता हूँ
और 4 साढ़े 4 वापस आ जाता हूँ। अच्छा। हाँ, 1 बजे निकला, 2 बजे वहाँ पहुंचा, उनका लंच वंच खत्म होता है, 2 घंटे में गाड़ी कर देते हैं वो लोग। ठीक है, ये तो चलो चलो। अब जब आपने सर्विस की बात कर ही लिया है तो आप सर्विस कॉस्ट भी बताइए दो, आप कौन सा इंजन ऑयल डलवाते हो और क्या कॉस्ट रही वो भी बताइए दो। और यार मैंने तो सिर्फ जो कंपनी ने डाला मैंने वही डलवाया है इस बार, सच बताऊं तो। अच्छा। 10,000 पे अपना ऑयल चेंज हुआ था। ये इन्होंने वही 0W समथिंग वाला डाला था, आई थिंक 20 था, पता नहीं कौन सा था। मैं एक बार वो बिल में से, कॉपी में से देख के बता दूंगा एग्जैक्ट कौन सा था। ठीक है। जो इन्होंने डाला वही मैंने डलवाया है। मैंने कोई सिंथेटिक वगैरह नहीं, जो रिकमेंडेड है कंपनी से वही डलवाया। ठीक है। क्योंकि ये ऑफर भी ऐसा सच नहीं कर रहे थे कि जैसे Hyundai में कर देते हैं ना कि आप सिंथेटिक वाला एक्सपेंसिव वाला डलवा सकते हो। तो इन्होंने सिंपल अपना जोन सा वो डाला वही मैंने डलवाया। फर्स्ट सर्विस फ्री थी, सेकंड सर्विस फ्री थी, थर्ड सर्विस में भी लेबर फ्री थी, सिर्फ पार्ट्स के पैसे थे। और उसमें भी मैं बता देता हूँ, एयर फिल्टर नहीं चेंज किया इन्होंने गाड़ी का, 10,000 पे। ये कहते हैं टोयोटा में 20,000 पे एयर फिल्टर चेंज होता है, उन्होंने क्लीन कर दिया था। कैबिन फिल्टर शायद चेंज हुआ है, कैबिन फिल्टर भी शायद चेंज नहीं हुआ, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, मेरे को याद नहीं आ रहा जस्ट नाउ अभी। मैं देख के एक बार अभी आपको बता देता हूँ बिल में। मतलब अब जो फ्री सर्विस थी वो 10,000 तक थी, अगली वाली में लेबर लगेगी? अगली में लेबर भी लगेगी और पार्ट्स के भी पैसे लगेंगे। ठीक है। Hyundai में एक्चुअली 20,000 तक दे देते हैं वो। अच्छा। और वैसे तो जैसे उसमें भी लिखा हुआ है कि 10,000 पे एयर फिल्टर वगैरह मत चेंज कराओ, लेकिन वो कहते हैं कि दिल्ली NCR में पोल्यूशन इतना है तो हमारी रिकमेंडेशन है, बाकी वो छोड़ देते हैं कस्टमर पे। अच्छा। साफ करके लगाना है तो वो भी उनकी मर्जी नहीं, मैंने उनसे बोला भी कि बदलना है तो बदल दो, कोई चक्कर नहीं है, पर वो कहते हैं नहीं सर जरूरत नहीं है। और मैं अंदर चला गया था बे में। मैंने देखा भी, गंदा तो था क्योंकि उससे पहले ही गाड़ी अच्छा खासा अभी लंबी चल के भी आई थी गाड़ी। और फिर भी वो उन्होंने जब वो क्या हवा मारी ना उस पे, प्रेशर वाली जो होती है, वो क्लीन हो गया था, डिसेंट साफ हो गया था। तो उन्होंने कहा भी ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जैसे हम बात कर रहे थे कि आपने इसको इतना चला दिया गाड़ी को। हाँ। आपने हाईवे पे भी चला दिया इसको। हाँ। आपने सिटी में भी चला लिया। हाँ। तो जो आपका एक्सपीरियंस था, आप कहाँ गोवा गए थे? हाँ, मैं गोवा लेके गया था इसे, यहाँ दिल्ली फरीदाबाद से लेके गोवा तक राउंड ट्रिप करी थी, जाना आना। तो इसने मतलब सबसे पहले तो इसने क्या एवरेज दी भाई? इसने एवरेज हाईवे अगर एक्सप्रेस वे की बताऊं तो 19 साढ़े 19 की दी। ठीक है। क्योंकि गाड़ी कितने लोग थे आप गाड़ी में, ये भी बता दें। हम गाड़ी में 2 लोग थे और मेरा डॉगी था। ठीक है। और लगेज था, लगेज फुल था, पूरी डिक्की फुल थी। ओके। तो मान लो 4 बंदों जितना, 4 बंदों का लोड था। ओके। और इसने हाईवे पे, क्योंकि मैं एक्सप्रेस वे से गया था, ये जो दिल्ली बॉम्बे वाला है, यहाँ से मैं रतलाम तक गया था। ठीक है। तो वहां तक ये एक्सप्रेसवे है, तो एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चली 120 125। ठीक है। वैसे तो मोस्टली 120 पे क्रूज लगाया मैंने। तो अब जब क्रूज लगाते हो ना तो हाइब्रिड ज्यादा एक्टिव नहीं होता। ओके। तो ये मोस्टली पेट्रोल पे ही चली। ठीक है। फिर उसके बाद जब रतलाम से मैं गोवा तक गया, बीच में मध्य प्रदेश भी आया, महाराष्ट्र भी आया, तब गाड़ी नॉर्मल हाईवेज पे चली तो वहाँ पे स्पीड कम भी हुई, वहाँ क्रूज नहीं लगा, स्पीड कम भी हुई, तेज भी हुई। तो वहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम एक्ट किया, तो वहाँ पे मान लो मेरे को आई 24 की एवरेज। अच्छा, तो मतलब इसमें सिटी ड्राइव वो थोड़ी ब्रेक्स लगे तो ज्यादा आती है एवरेज? ये सिटी में बहुत शानदार एवरेज देती है। अच्छा। ये हाईवे पे कम देती है, अगर आप एक्सप्रेस वे पे लेके जाओगे तो 18 19 20 देगी। ओके। और 18 तक बोल रहा हूँ, जब बहुत ही खींचो मैं 120 के आसपास, 119 पे मैंने क्रूज लगा रखा था। ठीक है। और चलो आप लिमिट के हिसाब से चला रहे थे। हाँ, सिटी यार सेफ चलानी थी मुझे, इतनी लंबी ट्रिप पे गया था तो फैमिली ने भी ट्रस्ट किया था, तो मेरे को इसलिए मैंने अपना लिमिट्स में ही चलाई गाड़ी। और क्या कहते हैं, लोकल में अगर चलाओ तो गाड़ी ज़्यादा माइलेज देती है। लोकल में क्या दे देती है? लोकल में अगर चलाऊँ तो मैं 24 की माइलेज दे देती है ये लोकल में भी, कंसिडरिंग अगर मैं गुड़गांव जा रहा हूँ। हाँ। ये नहीं कि मैंने घर से स्टार्ट करी, 2 किलोमीटर पे जिम चला गया। अगर मैं दिल्ली गुड़गांव आना जाना करता हूँ तो 23-24 कहीं नहीं गई। ओके। कहीं नहीं गई, ज्यादा ही आ जाती है। सीएनजी फेल है मतलब? हाँ, मेरे हिसाब से तो फेल ही है, क्योंकि लाइनों में नहीं लगना पड़ता और बहुत सुकून है और ऑटोमेटिक है भाई। और चलो ये एवरेज की बात होगी तो इसमें एक चीज और बताता हूँ। बिल्कुल ऐड करो। अभी मेरी गाड़ी गई थी वहाँ पे खाटू श्याम। हाँ। ठीक है, खाटू श्याम गई थी और चक्कर पूरा मार के आए वहाँ पे, और सालासर बालाजी भी गई थी। तो 800-900 किलोमीटर चल के आई थी गाड़ी। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने 50-100 किलोमीटर यहाँ लोकल में चलाई। हाँ। 997 किलोमीटर चली थी फुल टैंक में। और जब मैंने टैंक टू टैंक कराया, 38 लीटर तेल आया था, 38.19। तो
ऑलमोस्ट 26 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दी थी इसने। वो भी इतनी बड़ी गाड़ी इतनी एवरेज दे रही है। हाँ, 2 बंदे गए थे और गाड़ी क्या था कि गई थी पुराने वाले हाईवे से, एक्सप्रेसवे से नहीं गई थी। अच्छा। तो ब्रेकें भी लगती हैं, फिर सिटी में भी चली। तो वही जो एक इसकी रेंज है ना हाइब्रिड वाली में, जिसमें हाँ, जो हाँ। बेस्ट रेंज है उसमें चली, तो 26 की माइलेज दी थी और मैं खुद हैरान था। चलो आपने ये बात छेड़ ही दिया, तो इसका मतलब किस स्पीड तक हाइब्रिड एंगेज रहता है? हाइब्रिड यार आपका 100 की स्पीड पे भी लग जाता है। अच्छा। डिपेंड करता है बैटरी कितनी चार्ज है। ओके। थोड़ी कम देर के लिए लगता है पर लग जाता है। ओके। जैसे आप पहले अपनी गाड़ी पुल करी, फिर आपने एक्सेलरेटर हल्का सा रिलीज कर दो। हाँ। इसकी एक ट्रिक है माइलेज निकालने की, हल्का सा एक्सेलरेटर वो कर दो, छोड़ दो, ठीक है। और फिर हल्का दबा दो, ये अपना हाइब्रिड पे आ जाती है। और अच्छा। एक फुली हाइब्रिड मोड भी है, जब बैटरी फुल चार्ज होती है तो अप टू 46 किलोमीटर सिर्फ क्या हाइब्रिड पे ईवी पे चलती है, ईवी पे चलती है जब और बैटरी फुल चार्ज हो। वो हाईवे पे भी लग जाता है? वो हाईवे पे लगता नहीं ना फुल हाइब्रिड वाला मोड। अच्छा, वो सिटीज के लिए वो है। सिर्फ सिटी में जब आपकी बैटरी चार्ज हो चुकी फुल है। चार्ज होगी, मतलब जैसे मान लो कि मैंने वो 120 किलोमीटर पे हाँ। हाईवे पे गाड़ी चलाई ना, हाँ। बैटरी फुल चार्ज हो गई, उसके बाद मैंने सिटी में घुस गया, हाँ। तो 46 अप टू 46 की स्पीड पे मेरी उस पे चल जाती है। ओके। चलो ये तो मतलब बहुत ही सही चीज़ है। और जब आपने इतना हाईवे ट्रैवल किया, देखो स्ट्रीट लाइट्स तो होती नहीं है, हाँ, चाहे हाँ। कोई भी हाईवे हो, तो इसका हेडलाइट का थ्रो कैसे है? भाई मैं एक्चुअल में जब गोवा गया हूँ ना, इसके अंदर फॉग लैम्प तो नहीं आते ना? फॉग लैम्प नहीं आते, सिर्फ यही प्रोजेक्टर यही बीम है आती ना? है इसकी, और ये अच्छा। DRL है, दैट्स हाँ। ऑल। मैं जब गया गोवा तो हाँ। मेरे दिमाग में लेजिट ये क्वेश्चन था कि लाइट्स से मैं परेशान होऊंगा क्या, मैं बाहर से ऑक्सिलरी लाइट्स लगवाऊं, क्योंकि 4000 किलोमीटर की मेरी ट्रिप होने वाली थी। राइट। बट बोल रहा था कि ऑक्सिलरी लाइट्स का मैंने सोचा, बट देन मैंने सोचा कि नहीं यार, नई गाड़ी है, हाइब्रिड है, और मैं इलेक्ट्रिकल्स के साथ पंगा नहीं लेना चाहता था। तो मैंने ऑक्सिलरी लाइट्स ड्रॉप कर दी और मैंने सोचा चलो कि दिन में गाड़ी चलाऊंगा। हाँ। अब दिन में चलाई, बट क्या होता है इवेंचुअली आप कई बार लेट हो जाते हो। फिर मेरे साथ डॉग था तो मेरे को मल्टीपल स्टॉप्स लेने पड़ रहे थे, तो अंधेरा हो ही गया। ठीक है। मैंने अंधेरे में भी गाड़ी चलाई, एक्सप्रेस वे पे भी चलाई। हाँ। लाइट्स मैं कहूँगा थोड़ा थ्रो कम है, बट ऐसा भी नहीं है कि मेरे को दिखा ही नहीं। ठीक है। हाईवे पे एक्सप्रेस वे पे जब डार्क था ना, तब हाँ। भी डिसेंट थ्रो था। आई विल नॉट से इट वाज द बेस्ट, बट इट वाज नॉट द वर्स्ट। मतलब मैंने इससे वर्स्ट दूसरी गाड़ियों में देखा है, इसके साथ की गाड़ियों में देखा है कि क्रेटा जो इससे पहले वाली जनरेशन हाँ। थी, उसमें जिसमें ट्रायो बीम आता था और अल्काजार, उसका तो बहुत ही बेकार है। नहीं, उससे बहुत अच्छा था। तो अब क्या है, क्रेटा में क्वाड बीम कर दिया है, तो पहले से बेटर हो गया है। स्टिल उससे बेटर है हाँ, इसका। होगा, मैं तो कह ही रहा हूँ। हाँ। मतलब उनके प्रीवियस जनरेशन से बेटर हो गया है, प्रीवियस से अच्छा लेकिन हुआ है। कंपटीशन में बढ़िया नहीं। हाँ, मैंने नई वाली भी चलाई है क्रेटा, लेकिन हाँ। उसमें मुझे उतना अच्छा लगा नहीं। मैंने सिर्फ यही चेक किया था कि हाँ। बीम कैसी है। ऑलमोस्ट 5 मिनट गाड़ी चलाई थी, उस 5 मिनट में मैंने नहीं, बीम ही वो- चेक करी। मेरी की बेटर है, बट मैं ये कहूंगा कि बेस्ट नहीं है। आई थिंक XUV 700 की वो इससे तो best है। बहुत ही अच्छी है। महिंद्रा की बेस्ट है हाँ। और VW की भी बहुत अच्छी हाँ, है। पर इसकी डिसेंट थी, मुझे कोई कहीं परफॉर्मेंस में इशू नहीं आया। मैंने इवन रात को मैं 2:30 बजे गोवा पहुंचा था। ठीक मैं है। शिरडी से निकला था, रात को 2:30 बजे गोवा पहुंचा हूँ, तब भी और रास्ते में फॉग वगैरह भी हुई है। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, थोड़ी तो हुई। फॉग लैम्प होते तो ज़्यादा मज़ा आता। तो जैसे आप जब गए थे गोवा, तब तो यहाँ तो सर्दियाँ थी, हाँ, लेकिन गोवा में तो गर्मियाँ होंगी। हाँ। तब तो आपने एसी तो इसका अच्छे ढंग से टेस्ट कर लिया होगा। हाँ। तो एसी की परफॉर्मेंस कैसी है इसकी? एसी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। एसी अपनी तरफ से बहुत अच्छा कूलिंग करता है। अच्छा। अभी भी आज भी 42 डिग्री सेल्सियस था। अप्रैल में हम आज ये वीडियो शूट कर रहे हैं, 21 तारीख है। हाँ। आज अभी दोपहर को मैं गाड़ी लेके निकला हुआ था। ठीक है। देखो ये सनरूफ का वो जो इन्होंने एक मच्छरदानी लगा रखी है ना अंदर, हाँ। हमारी सनरूफ का जो हाँ। ब्लाइंड है, वो थोड़ा बुरा है। अदरवाइज एसी की परफॉर्मेंस अच्छी है। यूवी कट ग्लासेस भी इसमें काफी अच्छी हेल्प करते हैं। हाँ, ये टॉप मॉडल है, हाँ। आप दिखा सकते हो, ग्रीन टिंट है, तो वो भी काफी अच्छा हेल्प करता है। बट द ओनली प्रॉब्लम गाइस, मतलब कोई फिल्म नहीं लगी है, ये कंपनी के तरफ से आते हैं ये यूवी कट ग्लासेस। हाँ, तो बस ये बात है कि हाइब्रिड है ये, कि अपना सनरूफ का एक इशू है। आई थिंक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, बट सनरूफ इटसेल्फ इज एन इशू। कि सनरूफ जिस गाड़ी में होगी ना, उसमें आपकी कूलिंग वो क्या है, थोड़ा सा गर्म ज़्यादा ही रहेगी गाड़ी। इसमें थोड़ा सनरूफ का जो ब्लाइंड है वो बहुत ही पतला है, तो थोड़ा सा ज़्यादा फर्क पड़ता है। बट अदरवाइज एसी तो भाई चिल्ड है। आप 5 मिनट में गाड़ी ठंडी करना शुरू कर देता है। उसके आगे हाथ रखो, एकदम बोन चिलिंग वाला है। अच्छा। सर्दियों में तो चला लो तो ऐसे कंपा देता था। और फिर वेंटिलेटेड सीट्स में तो थोड़ा काम चल जाता है। अच्छा, इसमें फ्रंट वेंटिलेटेड हाँ। सीट्स हैं। तो मतलब एक कौन तो बता दिया ओनर ने कि जो इसकी सनरूफ का ब्लाइंड है वो तो शिट है। तो आपने वो कंसीडर किया, आजकल लोग फिल्म लगवा लेते हैं सनरूफ पे।
मैंने पहले सोचा कि अभी मैं कुछ दिन और टेस्टिंग करूंगा, अच्छा। अगर मुझे फील होगा तो मैं कराऊंगा, वैसे मैं शायद ना ही कराऊं क्योंकि आई प्रेफर कीपिंग माय कार स्टॉक। हाँ नहीं सही बात है, रिस्क ना ही मैंने लें तो। पर्दे वर्दे लगा रखे हैं, जो कर्टन्स होते हाँ, हैं हाँ। वो लगा रखे हैं। थोड़ा कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि छाँव में पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी करूँ पार्किंग के टाइम, या जहाँ पे धूप नहीं आ रही है उस ठीक तरफ है। लगाऊं। ये रेजोल्यूशन एक छोटा मोटा मैं कर लेता हूँ, इसके अलावा मैं अभी, मुझे नहीं लगता मैं अभी इस गर्मियाँ तो नहीं लगवा रहा वो। अच्छा, मतलब वैसे मैं अल्काज़ार में तो मेरे को फील नहीं हुआ कि ऊपर फिल्म लगवाऊं, क्योंकि उसके जो क्या कहते हैं ब्लाइंड अच्छा जो है ब्लाइंड उसका। है वो अच्छी क्वालिटी का है। इसका ब्लाइंड मैं तो कह ही रहा हूँ आपको, सबसे बुरा है। आई थिंक जो अभी लेटेस्ट इन्होंने अप्रैल में अपडेट किया है हाँ। उसमें ब्लाइंड चेंज कर दिया है इन्होंने। अच्छा। तो मैं ये करवा सकता हूँ कि मैं टोयोटा में पता करूँ कि अगर ब्लाइंड चेंज मिलता हो सकता है है तो इसे रिप्लेस करवा लूँ, रिप्लेस करवा लो। न्यूअर वाले वो सही बात 2025 वाले वेरिएंट से। और जब आपने इतना लंबा ट्रिप किया, आपने दिन के 800-900 किलोमीटर तो चलाया होगा, 600 मैंने 700। 1800-1900 किलोमीटर का था तो मैंने हाँ। 650 के आसपास ईच डे चलाई है। तो सीट कंफर्ट कैसा लगा फिर आपको? बहुत बढ़िया, बढ़िया एकदम, मतलब कुशनिंग बढ़िया सीटिंग में मुझे कोई इशू एक नहीं बार है। इसका दिखा भी देते हैं सीट की कितनी साइड से इसकी वो है, सीट कंफर्ट में मुझे कोई इशू नहीं बोल्स्टर लगा। कैसा है इसका? बोल्स्टरिंग वगैरह सब बढ़िया है इसमें, आराम अच्छा। से आपको हक करके रखती है। काफ़ी सही है, क्योंकि ये टॉप मॉडल भी है तो इसमें लेदराइट सीट्स भी आती हैं। हाँ। तो काफ़ी कंफर्टेबल लग रही हैं ये सीट्स, हेडरेस्ट और ये सब। सीट्स में एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन मेरे पेरेंट्स के साथ मैं शिमला भी गया था, तो तब भी उस दिन भी 300-350-400 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चली थी। हाँ। तब भी पीछे बैठे थे वो लोग, उनको तब भी कोई इशू नहीं आया था। पीछे की सीट्स भी कंफर्टेबल है। अच्छा, और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है? ग्राउंड क्लियरेंस इसकी कंपनी बोलती है 210 mm। काफ़ी है ये तो, क्योंकि बहुत बढ़िया है, कोई मेरे को दिक्कत तो नहीं नहीं लगता ये कहीं नीचे अभी लगेगी। काफ़ी सही है। आज तक कहीं टच नहीं हुई। मैंने मल्टीपल टाइप्स ऑफ रोड्स पे चला ली है गाड़ी। और अलॉय भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं कार के। मैंने आपको बताया ना कि मेरे को ओवरऑल ये ग्रैंड विटारा से सुपीरियर प्रोडक्ट लगा था हाँ। इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड एवरीथिंग। इसके अलॉय भी इसके सुंदर थे, गाड़ी का फ्रंट फेशिया भी सुंदर है। मुझे यही सब चीज़ें भी मैंने देखी थी, कंसिडर करी थी। और इसके अंदर इसकी ब्रेकिंग कैसी है? जैसे चारों डिस्क ब्रेक हैं, आपने VW भी चलाई, या VW फैन रहे हो, हाँ, उसकी ब्रेकिंग बेस्ट बोली जाती है। वो उस टाइम वाली की तो बहुत बढ़िया थी। हाँ, पर अगर ठीक है, जैसे आप नॉर्मल डे टू डे चला रहे हो या डे टू डे ट्रिप पे चला गए रहा हूँ हैं यार, चारों डिस्क ब्रेक में हाँ, अच्छी है, कोई कमी नहीं लगी मुझे इसमें। ब्रेकिंग मतलब मैं ये बोलूँ कि कुछ बुरा है, अच्छी थी, अच्छी हैं। इवन अच्छा। हाईवेज पे भी मैंने 120 पे भी ब्रेकिंग करी है हाँ। अगर, तो भी मुझे कोई इशू नहीं फील हुआ। ठीक है। ब्रेक बाइट भी ठीक है, डिसेंट है। तो जैसे कि हमने, चलो एक चीज़ और पूछता हूँ, जैसे आपने 120 पे चलाई तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी लगी आपको गाड़ी की? मुझे इसके राइवल्स से इसकी अच्छी लगी स्टेबिलिटी। राइवल्स में आप किस किस को बोलना राइवल्स चाहोगे? में मैं क्या कहते हैं, अपना किया और hyundai का, ये दोनों अपनी जो कजिन्स हैं, क्रेटा और अच्छा। सेल्टॉस, मुझे उनसे बेटर स्टेबिलिटी लगी इसकी। अच्छा, ओके। ये मैंने दोनों गाड़ियाँ चलाई हैं। आई थिंक डीजल वाली थोड़ी सी हैवी है गाड़ी, तो क्रेटा थोड़ी सी बेटर चलती है, अच्छा, बट पेट्रोल वाली से तो बहुत ही स्टेबल है। ओके। पेट्रोल वाली मुझे उतनी स्टेबल लगी ही नहीं थी वो। हाँ, क्योंकि मैंने तो डीजल चलाई है अल्काज़ार, तो मेरे को तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़िया लगती है। हाँ। उसमें मेरे को आई दिक्कत थिंक नहीं डीजल में थोड़ा वेट है ना, डीजल हाँ। इंजन आर हेवियर, तो शायद उसकी स्टेबिलिटी बेटर है। बट पेट्रोल वाली मैंने क्रेटा चलाई थी, अच्छा, प्रीवियस वाली जो ये हाँ। ट्राई बीम वाली जो आप हाँ, बता रहे हैं ना, वो वाली चलाई थी। तो वो आपको हल्की लगी? वो मुझे हल्की लगी थी। मुझे मैंने औरों से मतलब भी सुना है 120 के ऊपर मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, इसको इवन ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट मैंने काफ़ी अच्छी स्पीड्स तक चलाया है, मुझे अच्छा। उस पर भी इसमें इशू नहीं फील हुआ। ठीक है, मतलब क्योंकि अल्काज़ार जैसे हमारी डीजल है, तो मेरे को उसमें स्टेबिलिटी का कभी इशू फील नहीं हुआ, वो सही स्टेबल चलती है। बाकी जो सेडान की स्टेबिलिटी है वो तो मैच नहीं कर सकते यार आप। सेडान्स और हैचबैक्स को तो यू कैन नॉट कर डू इट सकते। ना, वो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह सब कुछ उनके फेवर में काम करता है। हाँ, तो देखो हमने वैसे बहुत सारी बातें कर ली, सीट का कंफर्ट कैसा है, एसी कैसा है, सर्विस क्या है, माइलेज क्या है, लाइट्स वगैरह एवरीथिंग। लाइट्स कैसा है, हॉर्न भी बता दो एक बार। हॉर्न इसका थोड़ा बेकार था, मतलब डिसेंट था। हाँ, वो मेरे को थोड़ी चुल है, तो मैंने सिर्फ स्टॉक वाली बात मेरी थोड़ी सी कट रही है, वहाँ कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है कि मैं स्टॉक रखता हूँ गाड़ी। एक चीज़ चेंज कराई है, हॉर्न। अच्छा, क्योंकि मेरे को ना VW की आदत रही है, ठीक है। तो मेरी पोलो में वो डुअल हॉर्न आता था, हाँ। ट्रम्पेट हॉर्न जो होते हैं, मैंने वही लगवा लिए इसमें। बात तो सही है, VW का हॉर्न खुद का बेकार हो गया है। जैसे कि आप लोग वर्टस वगैरह चलाओगे, नई जो भी VW आ रही है, स्कोडा आ रही है, उनका खुद का हॉर्न बेकार हो हाँ, गया है। हाँ, और इस समय definitely। सिर्फ क्रेटा का हॉर्न चलता है, भैया क्रेटा वाला हॉर्न। क्रेटा या फिर आजकल महिंद्रा में भी वही हाँ। XUV 700 वगैरह में भी वही हॉर्न आ रहा है, हाँ, तो वो चीज़ है। एक हॉर्न चेंज कराया है तो भाई। एक बार बूट स्पेस भी हम बात करते हैं, क्योंकि ये हाइब्रिड है, तो एक बार हाँ। पीछे चल के हम बात करते हैं।
हाँ भाई। तो जैसे ये कार हाइब्रिड है तो इसका आप समझाओगे बैटरी क्या है, ये स्पेसिंग कैसी है, क्या चीज़ है एक बार। भाई ये मैंने एक मैट रखा हुआ है, ठीक है। ये बैटरी है, ये वाला पार्ट। अच्छा, ये वाला पैड बैटरी हो ठीक गई। है। ठीक है। अब क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ हो जाता, हाँ। तो इन्होंने ये एक हमारे को दे रखा है। अच्छा। ऐसे टू बैलेंस इट। ठीक है। तो हम ऐसे सीधा अपना इस पे सामान लगेज रख देते हैं, ये पूरा सीधा हो जाता है। इसके नीचे मैं छोटा मोटा जैसे आप देख पा रहे हो ये सामान रख लेता हूँ। हाँ। और ऊपर अपना लगेज वगैरह रख लेते हैं। मतलब थोड़ी सी बूट कॉम्प्रोमाइज है। थोड़ा सा बूट कॉम्प्रोमाइज है मतलब जो अगर- इस सेगमेंट की गाड़ी है उससे हाँ, हल्का सा। इसी की दूसरी जो पेट्रोल वाला वेरिएंट हाँ। है, जो माइल्ड हाइब्रिड वाला, हाँ। उससे कंपेयर करें तो बूट तो कम है ही। ठीक है, ये बात कर लिए। एक बार पीछे वाली सीट की भी बात कर लेते हैं, उस आ जाओ। तरफ से बैठते हैं। तो ये पीछे के एसी वेंट्स बढ़िया हैं इसके। भाई एसी वेंट्स बहुत बढ़िया हैं, अच्छा खासा थ्रो आता है इनमें। ठीक अगर है। मैं आगे से फैन की स्पीड बढ़ा दूं तो हाँ, यहाँ पे भी अच्छा थ्रो आता है। ठीक सीटिंग भी ठीक है, आप देख सकते हो। जैसे मैंने अब आगे अपनी सीट आप अपने अपनी हिसाब से हाइट कर भी रखी बता है। दो और उस मेरी हिसाब से। मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच। ठीक है। और मैं थोड़े से सीट आराम से थोड़ा खुला बैठता हूँ। हाँ। तब भी मैं पीछे आराम से कंफर्टेबली बैठ पा रहा हूँ। और और इसमें भी क्या है, ये 2 स्टेप्स आते हैं। हाँ। एक आगे को आता है यहाँ हाँ। पे, और एक रिक्लाइन एंगल ये वाला है। काफी ठीक है इसका रिक्लाइन एंगल तो रिक्लाइन बढ़िया लग एंगल भी सही है, अपना आराम से यहाँ पे हाँ। कंफर्टेबली बैठ जाते हैं हम। बस आई थिंक नई वाली क्रेटा का हल्का सा ज्यादा है इससे, वो जब रिव्यू करेंगे हम, मैं और आप, हाँ जी, तब हाँ जी, बात हाँ जी, करेंगे। बिल्कुल। इसमें हल्का सा उसमें हल्का सा ज्यादा है। अच्छा। ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बट डिसेंट है ये। डिसेंट है ये। हाँ, मतलब विड्थ भी काफी सही है। विड्थ भी गाड़ी की सही है, आराम से 3 बंदे बैठ जाते हैं। और आई थिंक लेग सपोर्ट, ये थाई सपोर्ट भी काफी अच्छा है इसका। थाई सपोर्ट भी सही है, आप देख सकते हो। हाँ, काफी बढ़िया है इसका थाई सपोर्ट। थाई सपोर्ट भी सही है, काफी बढ़िया। काफी सही है और क्योंकि पैर भी नीचे अच्छे चले जाते हैं, तो मोस्टली कंफर्टेबल रहता है। मतलब वो पीछे वाली सीट्स में अच्छा नहीं होता थाई सपोर्ट, पर इसका हाँ। काफी बढ़िया लग रहा है। काफी सही है, पीछे अपना सामान वामान रखने की भी जगह ठीक ठाक है, तो बढ़िया हो जाता है। अब जैसे हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, लेकिन अभी हम इंटीरियर में पीछे वाला तो पार्ट कवर कर लिया, फ्रंट का रह गया। तो इसका टच कैसा है, 360 डिग्री कैमरा कैसा है, और इसका आउटपुट कैसे, स्पीकर्स कैसे हैं इसके? स्पीकर्स का आउटपुट इसका सही है। आर्किमीज की इसमें आई थिंक म्यूजिक की वो जो ट्यूनिंग है ना, हाँ। कोई ऐसा अलग कुछ नहीं है। आर्किमीज की ट्यूनिंग है ट्यूनिंग सिर्फ आती है, इसमें, हाँ। म्यूजिक की वो है। अच्छा परफॉर्म करता है, मुझे अभी तक तो कुछ कोई कमी नहीं लगी इसमें। बेस वगैरह भी सही आता है, हाँ। और सब कुछ सही लगा सही मुझे। है। हाँ, और टच का रिस्पांस सिस्टम का सिस्टम का रिस्पांस अच्छा है। जो ये updated वाला है ना, हाँ, ये 9 इंच वाली जो स्क्रीन है इसका रिस्पांस अच्छा है। 7 इंच वाली जो इससे हाँ। लोअर वेरिएंट्स में आती है उसका थोड़ा सा कम है। ठीक है। और 360 डिग्री कैमरा? 360 डिग्री कैमरा वैसे तो बहुत बढ़िया काम करता हाँ। है, मतलब सारी चीजें हेल्प करता है, पर थोड़ी क्लैरिटी हल्की कम है। राइवल से कंपेयर? राइवल से, क्रेटा से कंपेयर करूं तो हाँ। हल्की सी क्लैरिटी कम है, वो इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक मेरे को जो कौन लगता है उसकी बात करता हूँ मैं, आ जाओ एक बार उधर से खोल। तो ये आपको थोड़ा ऐसा नहीं लगता ये क्लस्टर्ड है ये वाला एरिया थोड़ा? हाँ, कह सकते हैं, है थोड़ा सा। और थोड़ा मैंने खुद भी कर रखा है, ये हाँ। भगवान जी को टांग वो है, और ये यहाँ पे ये भी लगा रखा है मैंने। तो हाँ। हाँ, हल्का सा ये जो गैप है थोड़ा कम है। इट शुड हैव बीन मोर, बट देन फिर वो थोड़ी सी ये खड़ी हो जाती तो उससे एरोडायनेमिक्स थोड़े छिड़ जाते। तो आई थिंक उन्होंने उस हिसाब से किया। हाँ, हल्का कम तो मैं डेफिनेटली मानूंगा ये है। अब मुझे आदत हो गई है, मैंने तो लगा भी रखा है सामान, थोड़ा और भर रखा है, पर क्योंकि जैसे हल्का कम हमें है। पीछे दिख रही है एक सेल्टॉस खड़ी है, सेल्टॉस और क्रेटा का ये वाला डिजाइन थोड़ा सा बेटर हाँ, है। क्योंकि उसका ये वाला जो पार्ट है ना, हाँ। ये हल्का नीचे है, हाँ। तो वो ये वाला गैप बढ़ जाता है। ठीक है। बाकी आपको रीडिंग लैम्प लगता नहीं कि 22 लाख के लिए है तो एलईडी मिलना चाहिए थे? यार मिलने तो चाहिए थे, मैंने वैसे बल्ब मंगा लिए, मैं अपडेट करा दूंगा। अच्छा। और नहीं भी कराए तो आई थिंक अब जो लेटेस्ट वाला वर्जन है ना 2025 वाला, उसमें इन्होंने एलईडी कर दिए। आई थिंक कलर अभी भी उन्होंने येलो ही रखा हुआ है, अच्छा। एलईडी कर दिए बस। और इसकी वेंटिलेटेड सीट्स कुछ आवाज करती हैं? वेंटिलेटेड सीट्स तीसरे लेवल पे आवाज करती हैं, अच्छा। दूसरे पे नहीं करती, पहले पे नहीं करती, तीसरे पे तेज आवाज करती हैं, पर हाँ। मजा भी उतना ही देती हैं। अच्छा। क्योंकि अब फैन चलेगा तो फैन शोर मचाएगा, हाँ, नहीं वो तो वो सही वाली बात है। मतलब VW में लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि वो बहुत ज्यादा शोर करती हैं, वर्टस और टाइगून। अच्छा, उसका लोगों को था कि वो बहुत ज्यादा शोर करती हैं, तो इस वजह से मैं पूछ नहीं ये रहा शोर था। करती हैं, तीसरे लेवल पे रखूं मैं, ठीक है। पर कूलिंग अच्छी कर देती हैं। और एक बार मेरे को ये ड्राइव मोड का बताओगे, इसमें क्या क्या ड्राइव मोड आते हैं? ड्राइव मोड्स 3 आते हैं। इको, हाँ। जैसे अभी आप देख पा रहे हो, इको। अच्छा, इको पे लगा रखी है इको से ये नॉर्मल पे कुछ नहीं लिखा आता, ठीक और है। पावर मोड, ये ठीक पावर है। आ गया।
तो जैसे कि अब आपने पावर मोड की बात कर ही दी है, तो आप इसका कैसा मतलब पुल कैसा बताओगे, एक्सेलरेशन की परफॉर्मेंस कैसी है, उठती कैसी है गाड़ी? आपको थोड़ा बहुत कभी हाईवे पे फील हो कि हल्की सी यार चल पावर ज्यादा होती मैं है? 95% टाइम्स इको मोड पे चलता हूँ। नहीं, मैं हाईवे की बात कर रहा हूँ, जब हाईवे पे भी मैं पावर में अगर डाल दूँ हाँ तो इसका रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। अच्छा, नहीं वो तो हाँ, और ठीक है। पावर की मुझे इस गाड़ी में कमी नहीं लगी। मैं पहाड़ों पे भी लेके गया तब भी मुझे पावर की कमी नहीं लगी, अच्छा, क्योंकि इसमें क्या है ना, इंजन के साथ साथ बैटरी मोटर जो है, मोटर भी सपोर्ट करती है व्हेन यू नीड इंस्टेंट टॉर्क वगैरह। तो अच्छा। इनकी कंबाइंड पावर अच्छी है। अगर इसको माइल्ड हाइब्रिड वाली से कंपेयर करूं, वो थोड़ी स्लगिश है ऑटोमेटिक में, ओके, क्योंकि वो उसमें टॉर्क की कमी फील होती है। इसमें हाँ। क्या है, जो मोटर है और इंजन दोनों मिलके आपको अच्छी डिसेंट पावर दे देते हैं। 116 bhp के आसपास, 115 bhp के आसपास पावर हो जाती है इसकी ठीक है। कंबाइंड जो है, और और टॉर्क टॉर्क? भी बढ़ जाता है। अच्छा, मतलब अगर डीजल का जो इसके राइवल्स आ रही हैं उससे कंपेयर करें तो? डीजल से मैं नहीं कंपेयर कर सकता इसे। हम्म, दो रीजन है। डीजल में वैसे ही टॉर्क ज्यादा होता है, हाँ, दूसरा इसमें सीवीटी है। ओके, सीवीटी थोड़ा रबर बैंड इफेक्ट होता है, वो हल्का आपको ऐसा लगेगा कि पहले ना घूं आवाज कर रही है, आरपीएम्स बढ़ गए हैं। वो हाँ। पावर इकट्ठी करके एकदम से देता है, मतलब जैसे हम रबड़ को ऐसे पीछे खींचते हैं ना, मैं समझ वो गया वाला बात। हिसाब है। वो थोड़ा आरपीएम बढ़ जाते हैं, फिर एकदम से पावर आती है, ऐसा वाला है। पर मुझे आदत पड़ गई है इसकी, तो अच्छा। मुझे कहीं कमी नहीं फील हुई आज तक, ना कभी हाईवे पे ना पहाड़ों पे। ठीक है। और जैसे ये 3 सिलेंडर है तो इंजन में कोई नॉइज वगैरह या वाइब्रेशन है? वाइब्रेशंस हैं थोड़ी बहुत। अच्छा, वो जब आप सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हो तब वाइब्रेशन आती है। ठीक है। और उसके अलावा तब वाइब्रेशन आती है जब हम गाड़ी जैसे खड़ी हुई है, हाँ। बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो वापस से बैटरी चार्ज करने के लिए जब इंजन ऑन होएगा, वो ऐसा लगता है जैसे जनरेटर ऑन हो गया, तो थोड़ा सा वैसी हल्की सी वाइब्रेशन आती है, क्योंकि अंदर 3 feel सिलेंडर होती है, थोड़ी बहुत फील होती है। ठीक है। तो गाइस आज का यही था। हमारे ओनर, जहाँ तक मुझे पता है, बहुत खुश हैं अपनी कार से, अपनी चॉइस से, भाई मैं तो माइलेज से खुश हूँ। परफॉर्मेंस से भी खुश हैं। हाँ। तो आज का कुछ यही रिव्यू था। बने रहिए चैनल पे, ऐसी और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ हम लाते रहेंगे।